अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कि हम XAMPP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और ये ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर देता है हमारे अपाची वेब सर्वर को PHP के साथ। तो इसके साथ MySQL डेटाबेस भी आता है और इसी तरह का टूल है PHPMyAdmin। ये टूल यूज़ होता है डिफरेंट तरह की जो डेटाबेस पे क्यूरीज हैं उनको रन करने के लिए। तो हम ये सारी जब XAMPP को इंस्टॉल करेंगे तो ये उसमें से ये वाले सारे जो मतलब कंपोनेंट्स हैं ये उसमें हम चूज कर लेंगे कि हम ये इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आए हम पहले डाउनलोड करते हैं, बाद में इसको फिर इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, डाउनलोड करने के लिए हम जाते हैं अपने इंटरनेट ब्राउजर में और यहाँ लिखते हैं XAMPP फॉर जो भी आपकी विंडोज़ है उसके लिए आप इस वर्जन को डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करना के लिए आप देख लें कि आपने PHP का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। वैसे बेहतर है कि आप 7.4 वर्जन ही करें, लेकिन ये भी कर लें तो कोई खास मसले की बात नहीं है। ठीक, ये 60 ये जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 64 बिट है तो आप ये फाइल को क्लिक करें, साथ ही ये फाइल जो है आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो जो कि मैंने ये पहले ही डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं इसको जैसे ही कैंसिल कर देता हूँ और मैं वहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाए, आपने क्या करना है, आपने अपनी कंप्यूटर पे इस फाइल को स्टार्ट करना है और इस सॉफ्टवेयर की जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू कर लेनी है। ये बेसिक मैसेजेस हैं, आप इसको रीड करना चाहते हैं कर लें। और ये हमने इसका सारी सेटअप, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या कंपोनेंट इंस्टॉल करने हैं वो यहाँ से ध्यान से चूज़ करें। जैसे मुझे अपाची चाहिए, MySQL चाहिए, लेकिन मुझे FTP सर्वर नहीं चाहिए, मेल सर्वर नहीं चाहिए, टॉमकैट नहीं चाहिए। इसी तरह मुझे सिर्फ PHP स्क्रिप्ट चाहिए लेकिन पर्ल स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, और PHPMyAdmin का कंपोनेंट मुझे चाहिए लेकिन मुझे ये जो कंपोनेंट है और ये जो फेक ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो बस आपको जो चीज़ें चाहिए वो चूज़ कर लें, बाकी को आप जो है वो स्किप कर दें। तो इसको नेक्स्ट करें। दूसरा ये कि आपने इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना है। आप C ड्राइव में करना चाहते हैं C में कर लें, मैं यहाँ पे इसको अपने E ड्राइव में इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट किया और इसको हमने जैसे नेक्स्ट करेंगे तो इसका जो सेटअप है वो चलना शुरू हो जाएगा। ये पहले इसको अनपैक करेगा, बाद में इन चीज़ों को हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देगा, उन तमाम कंपोनेंट्स को जो हमने चूज़ किए हैं। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे पूछता है जी कि डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल। तो हाँ जी, ये कंट्रोल पैनल ओपन कर लें। कंट्रोल पैनल जो है वो यूज़ होता है डिफरेंट प्रोग्राम्स को चलाने के लिए जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। इसको फिनिश किया तो देखें ये कंट्रोल, ये लैंग्वेज पूछ रहा है, अब इसको लैंग्वेज बता दें, इंग्लिश ही मैं इसको बता देता हूँ। देखिए ये कंट्रोल पैनल है XAMPP का। इस कंट्रोल पैनल में देखें कि जो चीज़ें हमने कंपोनेंट इंस्टॉल किए हैं उसके आगे डिफरेंट बटन हैं स्टार्ट वगैरह करने की, और जो चीज़ हमने इंस्टॉल नहीं की वो सारे बटन डिसेबल हैं। तो हमें डेटाबेस से कंसर्न नहीं है, अभी सिर्फ हम अपाची सर्वर को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसको स्टार्ट कर दें। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ पे पोर्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, पोर्ट नंबर ये शो करेगा कि आपका जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट स्टार्ट हो गया है और अब आप इसको रिक्वेस्ट करेंगे। आपका जो वेब सर्वर है वो रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है और आप इसको रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकते हैं। यानी कि इस फेज पे हम वेब ब्राउज़र को यूज़ करके इसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो आइए पहले इसको हम रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं जो हमने पहले चूज़ किया, मतलब ओपन किया था। तो यहाँ पे हमारा जो लोकल कंप्यूटर है इसका नाम है इनकी देखें, अगर तो हमें किसी रिमोट कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजनी है फिर तो मैं IP एड्रेस लिखूँगा, लेकिन अगर मैंने अपने कंप्यूटर को भेजनी है तो मैं उसका जो है लोकल होस्ट लिखूँगा और पोर्ट नंबर कौन सी है, पोर्ट नंबर है 80, और इसको मैं रिक्वेस्ट भेज दूँगा। ठीक है, तो देखिए इतना लिखने से जो उसका डिफ़ॉल्ट पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट पेज इस वक्त ये है, ये ओपन हो गया। अभी हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि ये मैंने यहाँ पे 80 लिखा था और इसने जो है वो ऑटोमेटिकली 80 को रिमूव कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया 80 को रिमूव कर दिया। तो थोड़ा सा पोर्ट नंबर को समझ ली कि पोर्ट नंबर क्या चीज़ है। देखिए ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर बनाई थी आपको ये बात एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए जो पोर्ट नंबर होती है ना, जितने भी प्रोग्राम जो सर्वर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, उन प्रोग्राम की एक ख़ास बात ये होती है कि उनका कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता। ठीक है, उनको कोई, यानी कि हमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, उसका तो हमें एक इंटरफेस नज़र आता है, लेकिन सर्वर का इंटरफेस ऐसा नहीं होता। सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो बैकएंड पे चल रहा होता है और वो किसी ख़ास पोर्ट पे कनेक्शंस को
एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है, ठीक है। और जो डिफरेंट क्लाइंट हैं उस सॉफ्टवेयर के, वो उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो उसको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो आमतौर पे हम जितने भी सर्वर्स प्रोग्राम के सारे प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, जैसे आप मीडिया प्लेयर चलाते हैं, ठीक है, जैसे आप वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। वो प्रोग्राम जो सर्वर के तौर पे काम करते हैं ना, वो जब भी हम चलाएंगे तो वो किसी ना किसी पोर्ट नंबर पे कनेक्शन को लिसन करते हैं, ठीक है। जैसे प्रोग्राम वेब सर्वर है तो इसकी पोर्ट नंबर है 80, MySQL की पोर्ट नंबर क्या है 3306, FTP की क्या है 21। यानी कि जब भी हम इन प्रोग्राम्स को चलाएंगे तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इन पोर्ट नंबर्स पे नए कनेक्शंस को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, तो अपने साथ एक आइडेंटिफायर को रजिस्टर कर लेता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इस टेबल को अपने पास मेंटेन करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि अच्छा जो पोर्ट नंबर 80 है ना, वो मैंने वेब सर्वर के लिए रिजर्व की हुई है, और जो 3306 है उसके ऊपर डेटाबेस सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है, ठीक है। तो लिहाजा जब भी कोई पैकेट आता है, फर्ज करें कि यूजर है, ठीक है, वो कोई वेबसाइट ओपन करता है और वो पैकेट या वो रिक्वेस्ट का पैकेट यहाँ पे इस कंप्यूटर को भेजता है, तो दो तरह की चीजें हैं जो चाहिए होती हैं कि आपका जो पैकेट है वो सही जगह तक पहुंच जाए। पहला होता है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस यूज होता है कि एक नेटवर्क पे जो एक नोड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे इंटरनेट पे थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर हैं, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कौन से कंप्यूटर को जानी है, तो ये आईपी एड्रेस कह लें कि नेटवर्क पे एक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर लेता है। और उसके साथ ही आईपी एड्रेस के साथ इस पैकेट में पोर्ट नंबर भी लिखी होती है। पोर्ट नंबर क्या करती है कि इट इज यूज्ड बाय द डेस्टिनेशन नोड, यानी कि जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर आपने आइडेंटिफाई किया है, वहां जो आपका पैकेट पहुंच गया है, टू आइडेंटिफाई प्रोग्राम टू फॉरवर्ड द पैकेट, यानी कि इस कंप्यूटर में कौन से प्रोग्राम को आपका पैकेट फॉरवर्ड करना है। इनके पोर्ट नंबर कौन यूज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, ताकि आपके पैकेट को कंसर्न्ड जो सर्वर है उसको ट्रांसफर कर सके। तो अगर आप अपने पैकेट में पोर्ट नंबर लिख के नहीं भेजते तो आपका पैकेट कंप्यूटर तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर चलने वाले फर्ज करें 4 या 10 प्रोग्राम है, वो अपना सही वाला प्रोग्राम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो अब हमने जब भी रिक्वेस्ट भेजनी है, हम लिखेंगे आईपी एड्रेस या लोकल होस्ट, अगर हमने अपने ही कंप्यूटर पे भेजनी है, और एंड बाद में कॉलन के बाद पोर्ट नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो ये उस पोर्ट तक हमारी रिक्वेस्ट इस तरीके से चली जाएगी। खैर, पोर्ट नंबर के हवाले से बुनियादी बातें यही हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने अपाची सर्वर जो चलाया है, हम अपनी प्रोजेक्ट की जो फाइल्स हैं वो कहाँ रखेंगे। तो देखिए, आपने जहाँ पे भी अपाची को इंस्टॉल किया है, जैम्प को, उसको ओपन कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे ई ड्राइव में जैम्प के फोल्डर में इंस्टॉल किया है, तो इसके डिफरेंट फोल्डर्स हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे जैम्प के अंदर आपके अपाची में अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे MySQL में MySQL डेटाबेस पड़ा है, PHP में जो PHP लैंग्वेज का जो इंटरप्रेटर है, ठीक है, यानी जिसने हमारी लैंग्वेज की कोड को एग्जीक्यूट करना है, वो सारा इसमें पड़ा हुआ है। तो इन तमाम में बाकी फोल्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे कोर्स में आपको साथ साथ इसको इंट्रोड्यूस करवाता जाऊँगा। तो इसकी इन तमाम के साथ एक और फोल्डर पड़ा है, वो है htdocs का। तो हम जितने भी प्रोजेक्ट की जो हमारी फाइल्स हैं वो हम htdocs के फोल्डर में रखते हैं। तो वैसे तो आप अपनी फाइल यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो ये एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि आप htdocs के अंदर अपने प्रोजेक्ट का एक फोल्डर बनाएं। जैसे फर्ज करें हमारा कोर्स है वेब टेक्नोलॉजीज का, तो मैं वेब टेक के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, और इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइल्स हैं, जैसे HTML, CSS, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, PHP जो भी है, वो आप इस फोल्डर के अंदर प्लेस करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक सैम्पल फाइल बना लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल index.php, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल फाइल है ताकि मैं आपको रन करके दिखा सकूँ, और इसमें एक बेसिक सा मैसेज लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल ये एक HTML फाइल है, ठीक है, और इस HTML फाइल के अंदर हमारा जो मेन अभी कंसर्न है वो हम इसमें खास HTML का कोड नहीं लिखना चाह रहे, बस बताना ये चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे HTML और PHP को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PHP का कोड भी थोड़ा सा लिखते हैं साथ ही, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि PHP का कोड क्या करे, इको कर दे बेसिक सा मैसेज, हेलो फ्रॉम PHP, ठीक है। बाकी चीज़ स्किप कर दें, जस्ट एक एग्जांपल है कि ये मैसेज हमारे पास जो है वो ब्राउज़र में शो होना चाहिए।
अब इसको एक्सेस कैसे करना है अगली बात। देखिए जब हम लोकल होस्ट लिखते हैं ना तो हम एक्चुअली htdocs को पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो htdocs का फोल्डर है हमारे XAMPP के अंदर। तो देखिए जो डैशबोर्ड है ना, ये यहाँ पे डैशबोर्ड का फोल्डर पहले से बना हुआ है, ये इसको एक्सेस कर रहा है। तो अगर मैंने डैशबोर्ड की बजाय वेबटेक पे जाना है तो मुझे क्या करना है, इसकी जगह पे लिख देना है वेबटेक और इसके साथ ही index.php। तो ये लिखने से देखें जो मैंने कंटेंट लिखा है अभी अपने PHP स्क्रिप्ट में वो यहाँ से एक्सेस हो गया है। तो इस तरीके से हम अपनी जो भी प्रोजेक्ट है उसका पाथ डिफाइन करते हैं और उसका कंटेंट कहाँ रखते हैं वो आपको मैंने बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक सा जो आइडिया ये समझ लग गया होगा। अब हमने थोड़ी देर पहले बात की थी पोर्ट नंबर की। देखिए जो पोर्ट नंबर होता है ना, आल्दो कि हर एक प्रोग्राम का जो कि एक सर्वर के तौर पे काम करता है प्रोग्राम, जैसे MySQL हो गया, अपाची हो गया, FTP सर्वर हो गया और बाकी भी जितने भी सर्वर हैं, उनका एक डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है। लेकिन हम उस पोर्ट नंबर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम अपाची का पोर्ट नंबर चेंज करना आना चाहिए, और अगर पोर्ट 80 के अलावा किसी और पोर्ट पे वो प्रोग्राम चल रहा हो, अपाची चल रहा हो, तो फिर हमें वो पोर्ट नंबर यहाँ लिखना पड़ता है। देखिए 80 हमने यहाँ लिखते हैं लेकिन 80 वो खत्म कर देता है। उसकी रीजन ये है कि 80 उसकी डिफॉल्ट पोर्ट है, ठीक है। वो जब डिफॉल्ट पोर्ट पे उसको कनेक्शन मिल जाता है तो यहाँ पे वो ब्राउजर ऑटोमेटिकली 80 को रिमूव कर देता है। अगर मेरा अपाची जो है सर्वर जो है हमारा, वो पोर्ट 80 की बजाय किसी और पोर्ट पे चल रहा, तो ऐसा करते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं। मैं स्टॉप किया और कॉन्फ़िगर में गए, यहाँ पे ये इसकी अपाची की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करें तो देखेंगे ये लिसन करता है नए कनेक्शन को पोर्ट 80 पे। आप इसको फॉर एग्जांपल 8080 कर देंगे, कोई भी दूसरा पोर्ट नंबर लिख दें, ठीक है। इसको बंद करें और इसको दोबारा स्टार्ट कर दें। अब आपका जो ये सर्वर है ये पोर्ट 8080 पे नए कनेक्शन लिसन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा पोर्ट 80 पे ही, पोर्ट 80 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये डिफॉल्ट है, जब नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पोर्ट 80 को रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये अब ये लोड हो रहा है और लोड सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि पोर्ट 80 पे तो हमारा सर्वर इस वक्त नहीं चल रहा ना, वो तो 8080 पे चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आप पोर्ट चेंज करें डिफॉल्ट से किसी और पे जाएं तो आपको अपना पोर्ट नंबर यहाँ से फिर लिखना मैंडेटरी हो जाए, जरूरी हो जाता है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका जो पैकेट है वो सही प्रोग्राम तक नहीं पहुँच सकेगा। इसको मैंने हिट किया, अब देखें हमारा जो सर्वर जो रिक्वेस्ट है वो सही प्रोग्राम तक गई है और उसने हमें जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर रिटर्न किया है। तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि आपने अपना एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करना है, सर्वर कैसे स्टार्ट करना है, स्टॉप कैसे करना है और अपनी जो प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं वो कहाँ रखनी है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे PHP लैंग्वेज की और IDE की बात करेंगे, हमने इसके लिए कौन सा एडिटर यूज करना है कोडिंग के लिए। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है।